प्लंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद अभी हमारे सामने जो पिक्चर है काफी हद तक क्लियर हो चुका है कि जो लाइट है उसका दो टाइप का नेचर है। ये आइंस्टाइन ने उसके बाद कह दिया कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट समटाइम्स बिहेव एज वेव एंड लाइट समटाइम्स बिहेव एज पार्टिकल्स। अब हम डिस्कस करते हैं लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में। लाइन स्पेक्ट्रा जो कि एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं, व्हाइट लाइट को अगर हम एनालाइज करते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये दो जो स्पेक्ट्रम है जो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है या तो जो केमिकल कंपाउंड या तो केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि डिफर करते हैं एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इनको सेपरेट कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इसके अंदर होता क्या है, एक प्रिज्म है। प्रिज्म के थ्रू जब डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशंस पास करते हैं तो प्रिज्म क्या करते हैं, उनको डिस्पर्स कर देता है, एक दूसरे से अलग कर देते हैं। और एक टेलीस्कोप होता है जिस टेलीस्कोप से क्या किया जा सकता है, जो इमर्जेंट रेडिएशन है जो कि प्रिज्म के थ्रू बाहर निकल रहा है, उन रेडिएशंस को ह्यूमन आई से अगर देखना है तो टेलीस्कोप एक होता है। अगर टेलीस्कोप की जगह एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दिया जाता है तो इमर्जेंट रेडिएशंस का एक पिक्चर मतलब एक पैटर्न फोटोग्राफिक फिल्म में हमें मिलेगा और तब इस इंस्ट्रूमेंट का नाम हम कहेंगे स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम मिलते हैं। स्पेक्ट्रम दो टाइप का है, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम फिर दो टाइप का है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या तो लाइन स्पेक्ट्रम, जिसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। पहले कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का बात करते हैं। जब लाइट, व्हाइट लाइट कोई भी सोर्स से, सन से हो, बल्ब से हो, कोई हॉट ग्लोइंग बॉडी से हो, व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं और उसके बाद फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसको गिराते हैं, पैटर्न जो मिलते हैं उसमें 7 कलर्स के बैंड्स मिलते हैं हमें, जिनके अंदर कोई गैप नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक कलर दूसरा कलर के ऊपर मर्ज कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं और ये जो स्पेक्ट्रम है इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये देखिए ये व्हाइट लाइट को एक स्लिट के थ्रू, छोटा सा एक होल, इसके थ्रू अगर हम पास करेंगे तो फाइन बीम बनेगा। उस बीम को जब प्रिज्म के थ्रू पास किया जा रहा है तो प्रिज्म क्या कर रहा है, इस व्हाइट लाइट के अंदर जो डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस हैं उनको डिस्पर्स कर रहा है, सेपरेट कर रहा है एक दूसरे से। आप देखिए सबसे ज्यादा जो डिस्पर्शन है वो किसका हुआ है, वायलेट का हुआ है, जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा है। और सबसे कम डिस्पर्शन किसका हुआ है, रेड का, जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ा है। और इस तरह से इमर्जेंट रेडिएशंस का एक पिक्चर जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बना है तो इसमें देखिए ये जो बैंड्स बने हुए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर का बैंड्स एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर गया और ये जो स्पेक्ट्रम मिला है हमें इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, नाउ इट इज द लाइन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम देखने से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इंस्टेड ऑफ व्हाइट लाइट अगर हम कोई केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपका बुनसन बर्नर है, बुनसन बर्नर का फ्लेम में अगर कोई केमिकल सब्सटेंस जैसे कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो कि एक वोलेटाइल सॉल्ट है, उसको प्लैटिनम वायर में अगर थोड़ा सा लगा के हम ये फ्लेम में इसको होल्ड करते हैं तो लाइट एमिट होगी और ये लाइट को एक फाइन बीम बना के उसको अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करें, ये आपका स्लिट है जो कि एक छोटा सा होल है, इसमें इसके थ्रू एक फाइन बीम जब ये प्रिज्म के ऊपर गिरेगा और उसके बाद प्रिज्म उसको स्कैटर कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, तो दो ब्राइट येलो कलर का लाइन जिनका वेवलेंथ जो है 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम हमें फोटोग्राफिक फिल्म में देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइट यहाँ पे एमिट हो रहा है, ये लाइट का जो कलर है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सोडियम, एलिमेंटल सोडियम या तो सोडियम का कोई भी सॉल्ट अगर हम लेते हैं तो हमें दो ब्राइट येलो कलर का लाइन जो है हमें मिलेगा
इसमें लाइन स्पेक्ट्रम में। इसी तरह से अगर हम पोटेशियम एलिमेंट लेते हैं या तो पोटेशियम का कोई सॉल्ट लेते हैं और उसको इसी तरह से जो है बुनसेन बर्नर का फ्लेम में प्लैटिनम वायर के थ्रू इसको होल्ड करके इसको अगर हम हीट करते हैं तो लाइट एमिट होती है। उस लाइट का कलर क्या होगा? वायलेट लाइट। और इसी तरह से स्पेक्ट्रम में वायलेट कलर का लाइन आपको दिखने को मिलेगा। तो दिस इज व्हाट इज द लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये जो लाइन्स है ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। आइसोलेटेड कलर्ड लाइन्स हमें मिलते हैं व्हिच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेस। डार्क स्पेस से ये लाइन्स एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो इसलिए हमने लिख दिया लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए वोलाटाइल सॉल्ट प्लेस्ड इन ए फ्लेम। उसके बाद उसी तरह से अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस लिया है। हाइड्रोजन गैस को बहुत ही लो प्रेशर में लेना पड़ेगा और उसके बाद हाई वोल्टेज इसमें भेजना पड़ेगा। हाई वोल्टेज जैसे कि 10,000 वोल्ट अगर हम पास करते हैं इसके थ्रू तो ये भी लाइट एमिट करेगा। वो जो लाइट है ये लाइट है, इस लाइट को एक स्लिट के थ्रू, ये स्लिट है, इसके थ्रू पास करता है तो फाइन बीम हमें मिलेगा। ये बीम जब प्रिज्म के थ्रू पास करेगा तो जो डिफरेंट वेवलेंथ का रेडिएशन है वो स्कैटर हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा एक दूसरे से और ये हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। अब यहाँ पे भी देखिए कलर्ड लाइन्स है जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय डार्क स्पेस और हर एक लाइन का एक डेफिनेट वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लाइट एमिटेड बाय डिस्चार्ज ट्यूब, तो इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे व्हाइट लाइट के केस में आपने देखा था जो 7 कलर का बैंड्स बन रहे थे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, वो कलर्स एक दूसरे के ऊपर मार्च कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो यही है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है क्योंकि ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे। एटम को एनर्जी मिल रहा है, एटम को एनर्जी मिल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा है। सो दिस लाइन्स आर प्रोड्यूस्ड due to the absorption and subsequent emission of energy by the electron present in the atom। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है, बस वो वापस आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, और जो हमें स्पेक्ट्रम में एक एक लाइन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। इसीलिए लाइन स्पेक्ट्रम को ही एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। हर एक एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है जो कि दूसरा एलिमेंट से डिफरेंट होता है। जैसे कि ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है एलिमेंट का फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के जो फिंगरप्रिंट्स है, हर एक ह्यूमन बींग के जो फिंगरप्रिंट है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। उसी तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रम में भी हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होगा जो किसी और एलिमेंट के साथ सिमिलर नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं है, व्हाइट लाइट को अगर हम कोई केमिकल सब्सटेंस के वेपर या तो सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं, जैसे कि एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम डिस्कस करने के लिए मैंने प्लैटिनम वायर में सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को जो है बोला था आपको कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को लगा के उसको बुनसेन बर्नर का फ्लेम में जब हमने होल्ड किया तो लाइट एमिट हुआ। उस लाइट का कलर क्या था? लाइट का कलर था येलो। अब उसी तरह से हम यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का ही सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। सोडियम क्लोराइड वेपर से भी ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं। व्हाइट लाइट को जब हम एक स्लिट के थ्रू पास करके सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के थ्रू इसको पास करते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या करेगा? इट विल एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन डेफिनेट वेवलेंथ और बाकी को पास कर देगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड अपना कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से कौन सा कलर का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा? येलो कलर का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि एमिशन स्पेक्ट्रम में आपने देखा था 2 ब्राइट येलो कलर का रेडिएशन एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा था सोडियम क्लोराइड के केस में, वही येलो रीजन में यहाँ पे देखिए डार्क लाइन आ जाएगा, अदरवाइज एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। वही विबज्योर सारे ही लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन सब कुछ है, लेकिन येलो रीजन में जो है डार्क लाइन आ जाएंगे बिकॉज येलो रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब कर लिया? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो यही है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां पर कलर्ड येलो लाइट आ रहा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही जगह में क्या आएगा? डार्क लाइन्स आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन के एटम में एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन का जब एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तब देखा गया कि बहुत सारे लाइन्स आ रहे हैं। दैट मीन्स एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स।
इसका रीजन यही है कि हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है। जब हाई वोल्टेज पास किया जा रहा है डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हाइड्रोजन गैस को लेकर के एट ए वेरी लो प्रेशर, लाइट एमिशन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो लाइट एमिशन हो रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोप में जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिल रहा है जिसमें बहुत सारे लाइन्स है। रीजन यही है कि जो हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, पहले तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो रहा है। हर एक हाइड्रोजन एटम अलग अलग अमाउंट में एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से आप दे रहे हो। एटम अलग अलग अमाउंट में एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को भी अलग अलग अमाउंट में एनर्जी मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, एनर्जी ऑब्जर्प्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपना जो नॉर्मल एनर्जी लेवल था वहां से एक्साइट होकर के वो हायर एनर्जी लेवल में चला जा रहा है। तो मे बी इन सम एटम्स द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, इन सम एटम्स मे बी इट इज एक्साइटेड टू द थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ और एट्थ हायर एनर्जी लेवल में चला जा रहा है। नाउ हायर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो वहां पे वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है तो एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होने की वजह से इमीडिएटली वो जंप बैक करता है, और जब वो जंप बैक करता है जितना एनर्जी उसने ऑब्जर्व किया था उतना एनर्जी वो रिलीज कर देते हैं इन वन और मोर जंप्स। डिफरेंट रूट्स को अडॉप्ट करके वो कोई ना कोई लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, यहां तक कि ग्राउंड स्टेट में भी आ सकती है। ठीक है, और जब ये एनर्जी रिलीज होती है, यही एनर्जी जो है एक एक फोटोन का इमिशन होता है, ये समझ लो। और वही जो स्पेक्ट्रम है उसमें एक एक लाइन के फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो ये जो लाइंस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स प्रोड्यूस हुआ था, इनको ग्रुप किया गया था 5 सीरीज में आफ्टर द नेम्स ऑफ द डिस्कवरर्स। They are named as Lyman series, Balmer series, Pascal series, Brackett series and Fund series. तो यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज ऑफ लाइन्स मिले थे, इनका वेव नंबर दैट मीन्स वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से हम वेव नंबर दैट मीन्स वेव लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कहा जाता है रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला ये है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। ये तो न्यू बार मतलब वेव नंबर और वेव लेंथ में रिलेशन आपको पता ही है, तो इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर सीरीज, n1 की वैल्यू फिक्स्ड है, n2 की वैल्यू वेरी करेगा। तो हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल्स अगर है जिसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हीलियम प्लस आयन या तो लिथियम प्लस 2 आयन या तो बेरिलियम प्लस 3 आयन, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम। तो इनके केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट सिंपली यही फॉर्मूला है, एक Z² यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। Z स्टैंड्स फॉर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। हीलियम के केस में 2, लिथियम के केस में 3, बेरिलियम के केस में 4, इस तरह से होगा। सो ये फॉर्मूला है। तो मैंने क्या बोला कि n1 की वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू जो है फिक्स्ड है और n2 का वैल्यू जो है इट विल वेरी। तो लेट अस सपोज लिमैन सीरीज। लिमैन सीरीज में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कोई भी हायर एनर्जी लेवल से बिल्कुल ग्राउंड स्टेट, दैट मीन्स n1 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में जब आ जाएगा तब वो जो सीरीज ऑफ लाइन्स है उसको कहा जाएगा लिमैन सीरीज। लिमैन सीरीज के ये जो लाइन्स है दे फॉल इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, सो हमें दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है बामर सीरीज। बामर सीरीज में देखो ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स में आप देखिए इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, दैट मीन्स सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। और ये जो सीरीज ऑफ लाइन्स है दे ओनली लाई इन द विजिबल रीजन, और इनको ही जो है हम देख सकते हैं। इसके बाद है पस्केन सीरीज। पस्केन सीरीज में इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम द एनर्जी लेवल 4, 5, 6, 7, 8 एनीथिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 3, थर्ड एनर्जी लेवल में आ रहा है। तो इसमें जो लाइंस बन रहा है उनको पस्केन सीरीज कहा जाता है, और ये पस्केन सीरीज की जो लाइंस है दे विल फॉल इन द इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में 5th, 6th, 7th, 8th ये जो एनर्जी लेवल्स है, इन एनर्जी लेवल से जब ये n इज इक्वल टू 4 में, 4th एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप बैक कर रहा है, तो ये जो लाइंस है इसको कहा जाता है ब्रैकेट सीरीज। और ये ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में है जो दिखता नहीं है। और लास्ट में है फंड सीरीज।
फन सीरीज में इलेक्ट्रॉन विल जंप बैक फ्रॉम 7, 8, 9, 10 कुछ भी हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 5 में, दैट मीन्स 5th एनर्जी लेवल में जंप बैक करेगा, तो जो लाइंस बनेगा दे विल बी कॉल्ड द फन सीरीज ऑफ लाइंस। और इसमें जो रीजन है वो रीजन भी यहाँ पे इंफ्रारेड रीजन है। सो ओनली बामर सीरीज ऑफ लाइंस दे फॉल इन द विजिबल रीजन, यू कैन सी। और बाकी सब जो है लीमैन सीरीज तो अल्ट्रावायलेट में, बाकी सारे जो है इंफ्रारेड रीजन में। तो यहाँ पे हम समरी लिख देते हैं तब। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो 5 सीरीज ऑफ लाइंस है, लीमैन, बामर, पस्किन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज, इनके बारे में मैंने बता दिया, आपको लिख भी दिया यहाँ पे कि N1 की वैल्यू हर एक सीरीज के लिए फिक्स्ड है। लीमैन सीरीज के लिए N1 इज इक्वल टू 1, N2 विल बी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटसेट्रा एंड इट विल फॉल इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, नॉट विजिबल। उसके बाद है बामर सीरीज जिसमें N1 इज इक्वल टू 2 फ्रॉम 3rd, 4th, 5th, 6th एनीथिंग एंड इट विल बी इन द विजिबल रीजन। और उसके बाद पस्किन सीरीज में, ब्रैकेट सीरीज में, फन सीरीज में इलेक्ट्रॉन विल जंप बैक टू 3rd, 4th एंड 5th एनर्जी लेवल एंड द हायर एनर्जी लेवल्स इन केस ऑफ पस्किन सीरीज विल बी 4th, 5th, 6th एटसेट्रा। इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज में 5, 6, 7, 8, फन सीरीज में 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी, or they will all be in the infrared region. So this is about emission spectrum of hydrogen. अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बनेंगे when the electron jumps from any higher energy level to the ground state, that means n is equal to 1, the first energy level. उसके लिए ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। maximum number of spectral lines obtained when the electron jumps from energy level n to the ground state, that means n is equal to 1. Then the formula is n into n minus 1 divided by 2. और अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर एनर्जी लेवल से N2 से N1 जो कि कोई भी लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, बट देन N1 इज नॉट इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट नहीं है, इन दैट केस फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। This will be the formula. The maximum number of spectral lines will be equal to N2 minus N1 into N2 minus N1 plus 1 divided by 2. So this formula, ये जो दो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी मिलेगा स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बनेंगे। नेक्स्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, इट हैज सम ड्रॉबैक्स। नंबर 1 इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। मैंने पीछे आपको बता रखा है कि रदरफोर्ड ने किस तरह से एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे बैलेंस ईच अदर एंड दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इट डज नॉट फॉल ऑन द न्यूक्लियस। दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। बट देन एक्चुअली ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो एक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ में रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो डायरेक्शन चेंज करेगा स्पीड सेम रहने से भी इट विल अंडरगो एक्सेलरेशन। ये कंटिन्यूअसली जब इसका एक्सेलरेशन होगा तो ये एनर्जी लूज करेगा और एनर्जी लूज करने से इसका जो ऑर्बिट है वो ग्रेजुअली श्रिंक करता जाएगा और विद इन नो टाइम इट विल फॉलो ए स्पाइरल पाथ एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इस तरह से तो एटम स्टेबल नहीं हो रहा है, एटम कोलैप्स हो जाएगा इन दैट केस, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट सो, एटम इज क्वाइट स्टेबल। और इसके साथ ही जो एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसको भी रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो नेक्स्ट जो मॉडल प्रपोज हुआ वो था बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर ने किस तरह से मॉडिफाई किया? बोर ने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ में थियोरेटिकली तो इनॉर्मस नंबर्स ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, बट देन ऑल द ऑर्बिट्स आर नॉट परमिसिबल फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के लिए सारे ऑर्बिट्स परमिसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सम सिलेक्टेड ऑर्बिट्स, कुछ सिलेक्टेड ऑर्बिट में ही रह करके वो न्यूक्लियस के चारों तरफ में रिवॉल्व कर सकते हैं। ये जो सिलेक्टेड ऑर्बिट्स है इनका नाम उन्होंने दिया स्टेशनरी स्टेट या तो एनर्जी लेवल। जिस ऑर्बिट में रहने से इलेक्ट्रॉन ना तो कोई एनर्जी गेन करता है ना कोई एनर्जी लूज करता है, उसी ऑर्बिट का नाम उन्होंने दिया स्टेशनरी स्टेट या तो एनर्जी लेवल। इनको लेटर से डिजिग्नेट किया गया जैसे कि के शेल, एल शेल, एम शेल एटसेट्रा, या तो नंबर से भी, फर्स्ट एनर्जी शेल n इज इक्वल टू 1। n क्या है? इट इज द एनर्जी लेवल और द शेल। n इज इक्वल टू 1 मीन्स इट इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, 2 मीन्स इट इज द सेकेंड एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। तो
तो हर एक ऑर्बिट का जो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो एनर्जी का एक्सप्रेशन बोर ने दिया। दैट मीन्स इट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। फर्स्ट एनर्जी शेल में जब वो रह रहा है तब उसका एनर्जी क्या होगा, सेकेंड में रह रहा है तब उसका एनर्जी क्या होगा, वो इक्वेशन हम आपको लिख के दिखाते हैं। En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e⁴ डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव क्यों है, इसका एक्सप्रेशन में माइनस साइन क्यों आता है, इसका ये एक्सप्लेनेशन है कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर है, बहुत दूर है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। इन दैट स्टेज इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो जीरो लिया जाता है एंड इट इज सपोज दैट द इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और उसकी जो एनर्जी है वो जीरो है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अप्रोच करते हैं देन देयर इज अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन से ऑलवेज क्या होती है, एनर्जी इज डिक्रीज्ड। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ जाएगा उसकी एनर्जी जीरो से भी कम होता रहेगा एंड जीरो से कम अगर है कोई वैल्यू देन इट इज नेगेटिव एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नेगेटिव एनर्जी। सो ये है एक्सप्रेशन। यहाँ पे n क्या है, एनर्जी लेवल है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। अभी अगर यहाँ पे पाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि m है, यहाँ पे e क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज पुट कर दिया जाता है। तो ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आता है वो ये है En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लिखना चाहते हैं देन दिस इज इक्वल टू, और अगर किलोजूल पर मोल में हम लिखना चाहते हैं देन इट इज -1312 बाई n स्क्वायर किलोजूल पर मोल। तो ये है डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल है तो एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल के लिए जैसे कि हीलियम प्लस आयोन, लिथियम प्लस 2 आयोन या तो बेरिलियम प्लस 3 आयोन, En विल बी इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। z यहाँ पे आप समझ रहे हो ये एटॉमिक नंबर है, हीलियम प्लस आयन, लिथियम प्लस 2 आयन, बेरिलियम प्लस 3 आयन में एटॉमिक नंबर एलिमेंट का आपको यहाँ पे पुट करना है और आपको एनर्जी मिल जाएगी। उसी तरह से अगर आप किलोजूल पर मोल में एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो सिंपली यहाँ पे आपको z स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल्स। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन आप सबको पता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम। एटम से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अगर रिमूव कर देना है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू द इनफाइनाइट एनर्जी लेवल। दैट मीन्स उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n इज इक्वल टू इंफिनिटी में जाएगा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। हमें पता है En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। सो व्हाट इज E1? E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर मीन्स इट विल बी 1 ओनली। सो नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, दिस मच जूल पर एटम। और E इंफिनिटी क्या होगा, अभी n की वैल्यू इंफिनिटी अगर आप पुट करोगे तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 0। सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी व्हाट, E infinity minus E1, that means 0 minus 2.18 into 10 to the power minus 18. So it will be plus 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल पर एटम। और अगर किलोजूल पर मोल में हम एक्सप्रेस करते हैं तो सेम ही होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी E infinity minus E1, E infinity it will be 0, so ये आ जाएगा प्लस 1312 किलोजूल पर मोल। नाउ फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल्स, सो इनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, द एक्सप्रेशन विल बी E infinity minus E1, that means equal to 0 minus आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z स्क्वायर। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, इतना, और साथ में हमें Z स्क्वायर लेना पड़ेगा फॉर हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल। सो E infinity minus E1, that means it will be equal to 0 minus आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू
Z स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमने E1 में क्या पुट किया, n की वैल्यू 1 पुट किया, दैट मीन्स ये कितना आ गया था -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z स्क्वायर। सो ये माइनस यहाँ पे अभी प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल्स। अगर हम He+ के लिए फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, Z स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स 4 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से आप Li+2 B+3 ये सब का आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। बोर्स मॉडल ऑफ एटम का जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि एनर्जी जब तक इलेक्ट्रॉन एक सिलेक्टेड ऑर्बिट में मतलब स्टेशनरी स्टेट में रहकर के न्यूक्लियस के चारों तरफ में वो रिवॉल्व कर रहा है, इट विल नीदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी। बट इफ द इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स एनर्जी ड्यू टू सम रीजन, जैसे कि एटम को किसी तरह से एनर्जी सप्लाई हो गया तो इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगा। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कब चेंज होगा, आफ्टर एब्सॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल जंप from its normal energy level to some higher energy level, and in the higher energy level electron is not at all stable, मतलब एक्साइटेड स्टेट में वो स्टेबल नहीं है। इमीडिएटली वो जंप बैक करेगा और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्सॉर्ब किया था हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। हर एक फोटोन का एक डेफिनेट वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी होगा, एंड इट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ए लाइन इन द स्पेक्ट्रम। तो सपोज कि जो एनर्जी लेवल से उसने हायर एनर्जी लेवल में गया, वो दो एनर्जी लेवल को अगर हम E1 और E2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दो एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है E2 माइनस E1, दिस इज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन व्हिच इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, isn't it? So we can write that E2 minus E1, जिसको हम डेल्टा E लिख रहे हैं। डेल्टा E means it is the difference in the energy between the two levels. E2 is the energy of the higher energy level. E1 is the energy of the electron in the lower energy level. That will be equal to what? H nu. That means आप लिख सकते हो that E2 minus E1 is equal to H nu. So जो फोटोन का एमिशन हो रहा है, उस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है एज वेल एज इसका जो वेवलेंथ है, दोनों ही आप मेजर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि फिफ्थ एनर्जी लेवल में गया है तो n की वैल्यू 5 लगाना पड़ेगा, 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। वहां से अगर वो n इज इक्वल टू 2 में जंप किया, E1 तब क्या हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। और ये दोनों को डिफरेंस करने से E2 माइनस E1 की वैल्यू आपको मिल जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू H इंटू न्यू, जो फोटोन एमिशन हो रहा है उसकी एनर्जी। सो वी कैन राइट न्यू frequency of the photon is equal to E2 minus E1 divided by H. Since C is equal to nu lambda, so nu is equal to C by lambda. So nu की जगह C by lambda पुट करने से आपका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, H into C by lambda is equal to E2 minus E1. So lambda will be equal to what, HC divided by E2 minus E1. So this means इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल में हो रहा है, तो जो लाइट एमिट हो रहा है जिसकी वजह से एक एक लाइन हम स्पेक्ट्रम में दिख रहा है, उन सारे लाइंस के वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। अब है रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट। एनर्जी लेवल का जो रेडियस है उस रेडियस को आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वायर। n क्या है, जौन सा एनर्जी लेवल है, जौन सा ऑर्बिट है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और A0 क्या है, A0 इज इक्वल टू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, और आप इसको 52.9 पिकोमीटर ले सकते हो, एंड इट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल का रेडियस है A0, जिसकी वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, या तो आर्मस्ट्रॉन्ग में लो तो 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हो गया आपका रेडियस कोई भी ऑर्बिट का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। और उसके बाद अगर हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल है, इनके केस में हो जाएगा फॉर्मूला Rn इज इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z होगा उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक नंबर। ये सारी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देन इज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। सो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स, उसके लिए ये फॉर्मूला है
Vn is equal to V naught into Z by n. V naught क्या है? It is the velocity of the electron in the first orbit. V naught की वैल्यू है 2.188 into 10 to the power 8 centimeter per second. Limitations of Bohr's model of the atom. Bohr's model of the atom, एटम का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन मेन लाइंस को एक्सप्लेन किया था। देखा गया है कि हाई रिजोल्यूशन पावर वाला स्पेक्ट्रोस्कोप को जब यूज किया गया है तो हाइड्रोजन एटम जो कि एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें भी देखा गया जो लाइंस है वो लाइंस स्प्लिट होकर के बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड फाइन लाइंस बन रहा है। इनको कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर, और इसको जो है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जब सोर्स एमिटिंग लाइट, जो सोर्स लाइट एमिट कर रहा है जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप से एनालिसिस करके स्पेक्ट्रम बना रहा है, वो सोर्स ऑफ लाइट को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तो हर एक लाइन की स्प्लिटिंग हो रही है। इस चीज को भी बोर्स मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस तरह से आया था और बोर्स मॉडल क्यों फेल हो गया था। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम इसलिए फेल हो गया था क्योंकि बोर्स मॉडल ऑफ द एटम में इलेक्ट्रॉन का जो डुअल नेचर है, पार्टिकल जैसा कैरेक्टर, वेव जैसा कैरेक्टर, दोनों को कंसिडर नहीं किया गया था। ठीक है, और ये कंसिडर किया गया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।